हेलो एवरीवन। तो आशा करते हैं आप लोगों को बेयरिंग वाली टॉपिक समझ में आ रही होगी। जिसमें जो कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको हम स्टडी करते हैं। जैसे कि हम सेल बेयरिंग प्रयोग कर रहे होते हैं, क्या होती है उसकी लाइनिंग कुछ देर प्रयोग के बाद, कुछ समय प्रयोग के बाद घिस जाती है। तो हम पूरी बेयरिंग न चेंज करने के बजाय क्या करते हैं, उसकी लाइनिंग को फिर से रिफिल कर देते हैं। जिसमें हम देखेंगे कि जो रिफिल की प्रोसेस होती है उसका सीक्वेंस क्या होता है, जो कि आपके एग्जाम में एज टी सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं रिफिलिंग मेथड ऑफ सेल बेयरिंग। अब सेल बेयरिंग को किस प्रकार से रिफिल करते हैं, फिर से भरते हैं। सबसे पहला इसमें होता है रिमूविंग ऑफ ओल्ड बर्न आउट लाइन। मतलब प्रयोग करने के बाद जो पुरानी लाइन है, जो बर्न आउट हो जाती है, जल जाती है, खराब हो जाती है, सबसे पहले हम उसको रिमूव करने की आवश्यकता होती है, उसको हटाना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पुरानी लाइनिंग को साफ करने के लिए सेल बेयरिंग को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसे हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सेल बेयरिंग को गर्म करते हैं साफ करने के लिए। दूसरा होता है डीग्रीसिंग। मतलब आपको पता ही है कि जो बियरिंग है उसमें लुब्रिकेशन के रूप में ग्रीस वगैरह का प्रयोग किया जाता है। तो बियरिंग को रिफिल करने से पहले उसमें लगे हुए ग्रीस वगैरह को भी साफ करना होता है। इसको कैसे साफ करते हैं, तो ग्रीस को साफ करने के लिए बियरिंग को कास्टिक सोडा के घोल में उबालकर पानी से धोते हैं। क्या करते हैं, हम पानी में मतलब कुछ बूंद कास्टिक सोडा की डाल करके उस घोल में हम सेल बेयरिंग को गर्म करते हैं, जिससे उसकी ग्रीस क्या होती है, साफ हो जाती है। फिर उसके बाद उसको हम पानी में धोते हैं। तो पूछा जा सकता है कि डी ग्रीसिंग के लिए किसमें गर्म किया जाता है, तो कास्टिक सोडा के घोल में हम उसको क्या करते हैं, उबालते हैं, उसके बाद पानी से धोते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है पिकलिंग का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि पिकलिंग क्या होती है। तो जब हम यहाँ से साफ कर लेते हैं कार्टिक सोडा के घोल में उबाल कर, तो उसके बाद बेयरिंग सरफेस को हमें क्या करना होता है, थोड़ा रफ बनाना होता है। उसकी सरफेस को रफ करना होता है जिससे कि उस पर जो धात की लाइनिंग है वो आराम से बैठ सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, व्हाइट मेटल और बेबिट मेटल की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए, अब उस सरफेस को रफ बनाने के लिए, बेयरिंग की सतह को खुरदरा बनाने के लिए कह सकते हैं, हम बेयरिंग को 15% H2SO4 के घोल में डालकर 4 से 5 मिनट तक उसे उबालते हैं। किस लिए, बेयरिंग की सतह को रफ बनाने के लिए। यही प्रोसेस क्या होती है, पिकलिंग होती है। पूछा जाता है पिकलिंग क्यों की जाती है, तो बेयरिंग की सतह को खुरदरा बनाने के लिए हम किस में उबालते हैं, तो 15% H2SO4 के घोल में डालकर उसको 4 से 5 मिनट तक उबाला जाता है। फिर उसके बाद उसमें से निकाल कर बेयरिंग को पानी में धोया जाता है कि जिससे कि उस पर जो तेजाब वगैरह है H2SO4 का है उसका असर ना रह जाए, समाप्त हो जाए। नेक्स्ट आती है टिनिंग। टिनिंग क्या होती है, तो व्हाइट मेटल या बेबिट मेटल को सतह के साथ अच्छी तरह चिपकाने के लिए क्या करते हैं, टिन का टिनिंग करते हैं। मतलब उस पर टिन की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट आता है सेटिंग या क्लैंपिंग। सेल बेयरिंग लाइनिंग करने से पहले उसे हमें क्या करना होता है, क्लैंप करना होता है। तो क्लैंपिंग के लिए हम उस मतलब धात को डालने के लिए क्या करते हैं, उसको हम क्लैंप करते हैं। तो सेल बेयरिंग को क्लैंप करके पिघली धात को उसमें डाला जाता है। धात क्या होती है, व्हाइट मेटल और बेबिट मेटल। तो बेयरिंग के बीच में इसके लिए हम क्या करते हैं, एक राउंड ब्लॉक बना देते हैं, या फिर कह लीजिए उसमें कोर को सेट कर दिया जाता है, जिसकी सहायता उसमें मेटल को डाला जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, जो कोर का साइज होता है इस शाफ्ट के साइज से थोड़ा सा कम होना चाहिए, नहीं तो जो आपका मटेरियल है वो आउटर निकल जाएगा। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ मेटल। मेल्टिंग ऑफ मेटल, जो भी मेटल प्रयोग करते हैं उसको हमें क्या करना है, गर्म करना है, पिघलाना है। तो इसके लिए व्हाइट मेटल या बेबिट मेटल को उसके मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बिंदु से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान पे गर्म करके उसे हम पिघलाते हैं, लिक्विड स्टेट में लाते हैं। तो कहलाता है मेल्टिंग ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ मेटल, मतलब भरना, मतलब लाइनिंग को भरना। तो व्हाइट मेटल या बेबिट मेटल को सेल में भरने की क्रिया को फिलिंग ऑफ मेटल के नाम से जानते हैं। एक सावधानी रखनी चाहिए कि धातु भरने से पहले जो सेल होता है उसको, तो उसमें कुछ नमी होती है, पानी की कुछ बूंदे होती हैं, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, सेल को थोड़ा बहुत टेम्परेचर पे गर्म करते हैं जिससे कि उसकी नमी दूर हो जाए। इसके बाद फिर लाइनिंग को हमें भरना चाहिए। नेक्स्ट है मशीनिंग एंड स्क्रैपिंग। धात की रिफिलिंग के बाद सही साइज प्राप्त करने के लिए, या कह सकते हैं आवश्यक फिट प्राप्त करने के लिए
बेयरिंग की सतह को क्या करते हैं, मशीनिंग करते हैं और स्क्रैपिंग करते हैं, जिससे कि आवश्यक साइज प्राप्त हो सके। तो ये थी रिफिलिंग प्रोसेस की। रिफिलिंग प्रोसेस में कौन कौन सी टर्म्स प्रयोग किए जाते हैं। सीक्वेंस थोड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा पिकलिंग के बारे में पूछा जाता है या फिर इधर फिलिंग ऑफ मेटल से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप थोड़ा बहुत इसे ध्यान में रखेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बेयरिंग से अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि शाफ्ट में हमेशा प्लस अलाउंस मतलब धनात्मक अलाउंस रखना चाहिए। ये ध्यान में रखना है कि जो शाफ्ट हम यूज कर रहे हैं उसमें अलाउंस किस प्रकार होना चाहिए, पॉजिटिव मतलब क्लियरेंस उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है मतलब प्लस अलाउंस देना चाहिए, ना कि इंटरफेरेंस अलाउंस उसमें देना चाहिए। नेक्स्ट है बड़े बेयरिंग को, मतलब बड़े बेयरिंग को फिट करते समय हमें क्या करना है, उससे पहले डायरेक्ट शाफ्ट में फिट नहीं करना है। बेयरिंग को सबसे पहले हाउसिंग में फिट किया जाता है, उसके बाद शाफ्ट को अलाइन करके उसमें बेयरिंग फिट करते हैं। ध्यान में रखना है, कोई बड़ी बेयरिंग है तो पहले हाउसिंग में फिट करेंगे, फिर उसके बाद हम शाफ्ट में उसको फिट करेंगे। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन ऑफ बेयरिंग, मतलब बेयरिंग का प्रयोग करते समय उसमें ऊष्मा या घर्षण से बचाने के लिए लुब्रिकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से लुब्रिकेशन प्रयोग किए जाते हैं, यदि कोई ऐसी बेयरिंग है जिसकी गति काफी अधिक है, तेज स्पीड पे बेयरिंग घूम रही है, तो उसके लिए जो लुब्रिकेंट प्रयोग करेंगे वो थिक लुब्रिकेंट होगा, मतलब मोटा लुब्रिकेंट होगा, जैसे कि ग्रीस होती है। तो ग्रीस का प्रयोग किया जाता है अधिक गति वाली बेयरिंग के लुब्रिकेशन के लिए। नेक्स्ट है कम गति वाली बेयरिंग के लिए, ऐसी बेयरिंग जो ज्यादा गति पर नहीं घूम रही, उसकी स्पीड स्लो है, तो वहां पर कौन सा लुब्रिकेंट प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर थिन लुब्रिकेंट मतलब पतला लुब्रिकेंट प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मोवी ऑयल वगैरह हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेयरिंग के टुकड़े क्यों हो जाते हैं, तब प्रयोग करते समय बेयरिंग टूट क्यों जाती है। तो उसका कारण होता है शाफ्ट व बेयरिंग के मध्य क्लियरेंस अधिक होना। अब जितनी क्लियरेंस रिक्वायर्ड होती है उससे अधिक क्लियरेंस जब शाफ्ट और बेयरिंग के मध्य हो जाती है, तो बेयरिंग चलते समय क्या हो जाती है, टूट जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है, और इसे इंग्लिश में पाउंडिंग ऑफ बेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। क्लियरेंस अधिक होगा तो बेयरिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, टूट जाएगी। यदि क्लियरेंस कम होगा तो उसमें क्या होगा, गर्मी उत्पन्न होगी और वो आवाज करेगी। तो प्रॉपर हमें क्लियरेंस को चेक करके फ्लर गेज से ही फिर बेयरिंग को फिट करना चाहिए। तो ये था ओवरऑल बेयरिंग के बारे में, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑल मैकेनिकल ट्रेड के लिए। तो आप वीडियो को एक बार फिर से इसे रिवर्स करके देखिएगा। कोई अगर टॉपिक आपको समझ में नहीं आती है तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, और हर चैप्टर से ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करते रहें वीडियो को देखने के बाद, जिससे कि आपका कंसेप्ट फुल क्लियर हो सके। क्योंकि जब तक आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपको ये अंदाजा नहीं लगता कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आप एमसीक्यू भी सॉल्व करिए, उसमें भी कोई दिक्कत होती है तो भी आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।